नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात कर रहे हैं जिनसे भारत की एक तरह से 3 पीढ़ियां प्रभावित हुई है। पूरा सार्वजनिक जीवन जिस पर पूरी उनकी छाप है, भले सरकार में रहे हों या विपक्ष में, राष्ट्रीय जीवन की एक सबसे महत्वपूर्ण हस्ती इस देश की लाल कृष्ण आडवाणी। आडवाणी जी ने एक किताब लिखी है जिसका विमोचन इसी हफ्ते हुआ है, माय कंट्री माय लाइफ। आडवाणी जी, आपने वक्त निकाला CNBC आवाज के लिए, आपका बहुत धन्यवाद। किताब लिखना एक बहुत इंटेंस एक्सरसाइज होती है और अपना पूरा जीवन आप एक तरह से रिप्ले करके गए होंगे जब इसको लिख रहे होंगे, और उन सारे एक्सपीरियंसेस को फिर से रिकॉल करने के बाद एक तरह का एक अजीब सा एक नया चेंज भी आप खुद में महसूस कर रहे होंगे। तो अगर मैं इंडिविजुअल के तौर पर ज़रा उसको समझना चाहूँ कि इस किताब को लिख देने के बाद, विमोचन हो जाने के बाद अब आपको कैसा लगता है? व्हाट हैज चेंज्ड इन यू? कुछ परिवर्तित हुआ है, नहीं हुआ है तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अगर एक शब्द कहना हो तो वो है सेल्फ फुलफिलमेंट। यूं तो जीवन में ऐसे भी अवसर आते हैं जब हमको लगता है कि हमने कुछ प्राप्त किया, जिसके लिए वर्षों तक प्रयत्नशील थे, तपस्या कर रहे थे। खुशी होती है, जैसे जब 1998 में वाजपेयी जी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में NDA की सरकार बनी और मैं भी उसका हिस्सा बना, तब खुशी हुई थी। लेकिन जो कल शाम के कार्यक्रम में मुझे आत्मसुख, आत्मसंतोष की अनुभूति हुई, वैसी शायद पहले नहीं हुई। इसीलिए जब मेरे बोलने का समय आया तो मैंने कोई लंबी चौड़ी राजनीतिक बात न करके एक ही बात का उल्लेख किया कि इसमें बहुत सारे अध्याय हैं मेरी पुस्तक में। मेरे परिवार के जो लोग बाहर से आए हुए हैं, ख़ास तौर पर इस पुस्तक के विमोचन के समारोह में भाग लेने के लिए, उनमें से एक ने पूछा, जो स्वयं भी एक लेखिका हैं, कि इस पुस्तक में से कौन सा अध्याय है जो आपको सबसे प्रिय लगता है। तो मैंने कहा कि इस पुस्तक का जो उपसंहार है उससे पूर्व का अंतिम जो अध्याय है, जिसका शीर्षक है हैप्पीनेस एंड मीनिंग इन लाइफ, वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। और फिर मैंने कहा कि वो पुस्तक जो है वो तो एक डिटेक्टिव थ्रिलर है, लेकिन उसका जो आरंभिक 2-3 पैराग्राफ्स हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और उसमें उल्लेख इस बात का है कि देयर इज नो मिस्ट्री अबाउट अनहैप्पीनेस। कोई एक पूर्व का घाव लगा आपके अहम को, कोई आपके साथ विश्वासघात हुआ, तो आदमी दुखी होता है। पर दुखी होना और खुश होना ये प्रायः वर्तमान की चीजें हैं। इट इज फॉर द मोमेंट। जबकि अपने जीवन में सार्थकता पाना यह केवल वर्तमान की बात नहीं हो सकती, उसका पूर्व काल से भी संबंध है, भविष्य के स्वप्नों से भी संबंध है। और फिर उसने कहा है, लेखक ने, कि मेरी राय है कि जीवन में ये दोनों चीजें नहीं मिलती, या तो खुशी मिलती है या सार्थकता मिलती है।
फिर उनके इस विश्लेषण को काटते हुए मैंने टिप्पणी की कि मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि आज अपनी पूरी जीवन गाथा लिखने के बाद मुझे लगता है कि भगवान ने मुझ पर अनुग्रह किया है, अनुकंपा की है कि मैं जीवन में सुखी भी रहा हूं और जीवन को सार्थक भी कर पाया हूं। आपने खुशी और नाखुशी की बात की। आप एक वेल थॉट ढंग से, एक कहीं आपने कुछ प्रसंग देखा होगा तो आपने जिन्ना साहब की बात कही, उस वक्त आप गलत समझे गए। कल विमोचन के दौरान भी मेरा ख्याल जसवंत सिंह जी ने कहा कि कई बार ये मिसअंडरस्टूड नेता रहे हैं इस देश के, लेकिन अब लोगों को समझ में आ रहा है। जिन्ना के मामले में तब जो आपका बयान था, मुझे नहीं लगता कि आपके रुख में कोई उसमें परिवर्तन है, आपका जो उसका व्याख्या है उसमें कोई परिवर्तन है, लेकिन अब वो कैसे रिकंसाइल हो रहा है अभी के पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में आपकी पार्टी, आपके परिवार के साथ? मुझे उसके बारे में इसलिए कुछ कहने की जरूरत नहीं कि जब मुझे मेरी पार्टी ने प्रस्ताव पारित करके और कहा कि आने वाले चुनाव में पार्टी का नेतृत्व अडवाणी करेंगे, और मैं ये जानता ही था कि यह निर्णय जो है वो निर्णय पार्टी ने किया, तो उन्होंने संघ से सलाह की, उन्होंने वाजपेयी जी से सलाह की, उसके आधार पर किया। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उस पर कुछ भी टिप्पणी करने की ज़रूरत है। आपसे चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक।